गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों आज फिर कंटिन्यू अपनी वही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर हमने चला रखा है 2020 का पूरा एनालिसिस आपके सामने प्लेलिस्ट में है। और आप अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तीनों चारों लेक्चरों में, तो आप एक बार उनको देख लीजिए। आज फिर वही रामबाण लास्ट टाइम में, क्योंकि एग्जाम के आपके पास 20 डेज रिमेनिंग है और 20 डेज में आपको जो अगर करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छे से एनालिसिस करके उनको पढ़ लेना चाहिए। 10 से 12 क्वेश्चन तो एज इट इज मिलते हैं प्रीवियस ईयर से नेट के अंदर, और अगर हम ऑप्शन को बहुत अच्छे से करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन ऑप्शन से मिलते हैं दोस्तों। तो 20 से 22 क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं, और 20-22 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको भी पता है एग्जाम के अंदर कि कितनी होती है, यानी कि 40 मार्क्स। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? 40 मार्क्स। अगर आपने इस चीज पे लास्ट के 20 दिन भी काम कर लिया है ना, इससे पहले आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपका काम बन सकता है नेट के अंदर। तो आप आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे 2013 का, क्योंकि 2018 से पहले 2 पार्टों में हिस्ट्री का एग्जाम होता था। फर्स्ट वाले में 50 क्वेश्चन आते थे एंड सेकंड वाले में 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2017 दिसंबर के बाद एक सिंगल पेपर आपका होने लगा था, उसमें पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन आने लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज वाले वीडियो लेक्चर में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का विशेष तौर पर जो टॉपिक आपको करना होगा, मैं उसमें ये बताऊंगा कि भाई ये टॉपिक, ये तो क्वेश्चन बन गया, आगे क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। आपके पास 15 दिन है, अगर आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे तो निश्चित ही आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों डिस्कस आज इस टॉपिक पे, मतलब क्वेश्चनों पे करते रहेंगे। आप एक चीज देखना है यहाँ पे कि 15 से 20 क्वेश्चन इस 50 क्वेश्चन के अंदर ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन, बस आपको पढ़ना अच्छे से आना होता हो, क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हो, देखा हुआ हो एक बार, बहुत 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। ठीक है दोस्तों, और 15 से 20 क्वेश्चन जो बचेंगे बाद में 40 क्वेश्चन तक, वो मीडियम लेवल के होंगे। ठीक है, ऐसे 5 से 7 ही क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल आपको अजबो गरीब लगेंगे, जो बिल्कुल एकदम नए होंगे, लेकिन वो सबके लिए नए होंगे। अगर आपको एग्जाम में डटे रहना है, एग्जाम में स्टैंड करना है, तो आप इजी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। इस चीज पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन जो आपकी, जो अपनी अभी तक स्ट्रेटेजी रही है, आपने जो स्रोत पढ़ा है उस स्रोत को तो पढ़ते रहिए दोस्तों, उसको मत छोड़ो। हाँ, लास्ट टाइम पे जो कुछ गाइड बुक है आप मेंशन कर रखी है उसको करिए, और प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें एंशिएंट के क्वेश्चन भी हो गए, मिडिवल के क्वेश्चन भी हो गए, और मॉडर्न के क्वेश्चन भी हो गए, और इतिहास लेखन का क्वेश्चन भी होगा। आज मैं बताऊंगा भाई इतिहास लेखन अगर आपको करनी है तो कैसे करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था प्राचीन भारत से। अब एक और रूल बन गया है। पहले क्या होता था? पहले होता था भाई, पहले प्राचीन के क्वेश्चन आते थे, फिर मध्यकाल से आते थे, फिर आधुनिक भारत से आते थे, और एक साथ इतिहास लेखन के क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा दोस्तों। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन ही आधुनिक भारत से आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन इतिहास लेखन से आ जाएगा, फिर क्वेश्चन प्राचीन भारत से आएगा। तो मिसलेनियस क्वेश्चन अब बन रहे हैं दोस्तों। तो रेडी इस प्रकार से रहना है, माइंड में मॉडर्न भी घूमने चाहिए, मिडिवल भी घूमने चाहिए, एंशिएंट भी घूमने चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आओ, इस प्रकार से आपको रेडी रहना है दोस्तों। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन प्राचीन भारत के किससे पूछा गया था? ये पूछा गया था नवपाषाण महापाषाण से। किससे? महापाषाण से संबंधित, पूर्व पाषाण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या हड़प्पा सभ्यता, इन तीनों चारों टॉपिक से संबंधित पहली यूनिट का ये सिलेबस का पार्ट है। 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो मध्य पाषाण के जो इंपोर्टेंट जो स्थल है उनको आप एक बार देख लीजिए। नव पाषाण के जो इंपोर्टेंट स्थल है आप एक बार, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, उनमें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं आप लोग हमेशा, क्योंकि कुछ हड़प्पा के आ जाते हैं, कुछ नवपाषाण के आ जाते हैं, कुछ महापाषाण के आ जाते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी,
जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन पड़ रहे थे तो वहां पे जो फैक्ट्री थी ना उनकी, तो कुछ कॉमन फैक्ट्री थी एक ही जगह पे, वहीं पे पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, वहीं पे डचों की थी, वहीं पे फ्रांसीसियों की थी। इसी प्रकार से यहाँ भी हम देखते हैं भाई, कालीबंगा से अगर कोई चीज मिलती है ना तो कालीबंगा से मतलब एक वही पर्टिकुलर चीज कहीं मतलब जो चीजें है वो कहीं किसी स्थल से भी मिलती है। ठीक है, तो कॉमन चीजों पे ध्यान देना है दोस्तों, कॉमन चीजों पे ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए भाई युगम समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपको पता होना चाहिए जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपको पता होना चाहिए सुनामी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यज्ञ वेदी कहाँ से मिली है। ठीक है दोस्तों, इस चीज पे अगर आप काम करोगे तो निश्चित ही इसका आपको फायदा मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या था कि भाई लेवा लेवा तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित किस भूगर्भीय की विशेषता है। भूगर्भीय विशेषता है किसकी है, कौन से काल की बात पूछ रहा है। ये जो आपको दिए गए है ना, निम्न प्लिस्टोसीन, होलोसीन, उच्च प्लिस्टोसीन और मध्य प्लिस्टोसीन, आप आंसर देने का ट्राई कीजिए। एकदम आंसर तो मैं भी बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, किसी स्टूडेंट के पास अगर प्रीवियस ईयर नहीं भी खरीद रखे हैं तो वो मैं कंप्लीट करा दूंगा भाई। यहाँ को पूरा का पूरा ट्रस्ट कर लीजिए, डिक्टो सारे के सारे कराऊंगा और उसके साथ साथ उसका थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा विस्तार तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम भी अपने पास लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, तो निम्न प्लिस्टोसीन क्या होता है सबसे पहले पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है। क्या क्या होता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, है ना। और पूरा पाषाण में भी हम फिर 3 में डिवाइड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूर्व पाषाण। ठीक है भाई, तो ये जो मध्य वो ही है प्लिस्टोसीन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो लेवल लेवल तकनीक जो पाई गई थी ना दोस्तों, ये कहाँ पाई गई थी, कौन से काल की संबंधित है, ये है मध्य प्लिस्टोसीन से। कहाँ से, मध्य प्लिस्टोसीन से ये संबंधित है। कौन सी तकनीक, ठीक है भाई, चापर बूलिंग तकनीक आपको पता होनी चाहिए। कौन सी तकनीक किससे संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से कौन सी संबंधित है, मध्य पाषाण पूर्व से कौन सी संबंधित है, उच्च पूर्व पाषाण काल से कौन सी संबंधित है। इस पे काम कर लीजिए दोस्तों लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मध्य प्लिस्टोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई सेकंड, इसमें आपके सामने यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए हैं। बुरझोम दिया गया है, भीमबेटका दिया गया है, बालाथल दिया गया है, सोहागी घाट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे चारों बातें एक समान नहीं है। ये यहाँ पे कहीं से तो आपसे पूछ लिया, जैसे वीएस वाकणकर है, ये एक व्यक्ति का नाम है। किस व्यक्ति का नाम है, जिसने भीमबेटका की खोज की थी। यहाँ तो व्यक्ति का नाम पूछ लिया आपसे, भाई भीमबेटका खोज की थी। यहाँ पे जो बुरझोम दे रखा है ये एक स्थल दिया गया है, कश्मीर नवपाषाण। भाई ये एक स्थल था नवपाषाण का, कौन सा, बुरझोम। ठीक है, तो हर प्रकार से रेडी रहना है, मैचिंग में कुछ भी पूछे आपको आंसर कर देना है। तो बुरझोम तो आपको पता है भाई कश्मीर के अंदर है, पहला स्थल था नवपाषाण का जो कश्मीर में मिलता है, कौन सा, बुरझोम। ठीक है, भीमबेटका आपको पता है भाई मध्य पाषाण काल का है स्थल, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, रायसेन जिले में। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वीएस वाकणकर ने, जिसको पाषाण काल का पितामह भी बोला जाता है। पाषाण काल का पितामह किसको बोला जाता है, वीएस वाकणकर को। इसके साथ साथ में आपको हड़प्पा से संबंधित, नवपाषाण से संबंधित जो स्थलों की जो खोज करता और जो उत्खनन करता थे उनको एक बार इस क्वेश्चन के साथ पढ़ लीजिए यहाँ पे पोज करके। ठीक है भाई, हड़प्पा की खोज या हड़प्पा का उत्खनन करता कौन था, कालीबंगा का खोज, कालीबंगा का उत्खनन करता कौन था, जो मुख्य स्थल है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये बनावली, चंदूदड़ो। ठीक है दोस्तों, इनको आप स्पेशली एक बार देख लीजिए, इनका खोज करता कौन था और उत्खनन करता कौन था, आपसे पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे भीमबेटका पूछ लिया है, आगे आपसे कोई अन्य ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और दूसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन बना सकते हो। इसने बोला भाई कश्मीर का एक नवपाषाण कालीन स्थल आपसे यहाँ बुरझोम दे दिया, आपकी जिम्मेदारी क्या है, नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी स्थल है, चाहे वो कश्मीर में मिले हैं चाहे अन्य जगह पे मिले हैं, सारे के सारे आप यहीं पे याद कर लो भाई, नवपाषाण काल से संबंधित ये स्थल थे। ये तो आपने कश्मीर के अंदर पूछा है, हम रेडी है आगे के लिए भाई, अगर कहीं भी पूछे नवपाषाण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब सोहागी घाट क्या था, ये इससे संबंधित किससे जुड़ा हुआ था, एसीएल कार्लाइल से संबंधित था। बहालाथल आहड़ संस्कृति स्थल, ये संस्कृति से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, ए का डी,
यानी ए का चौथा था, और बालाथल का आहड़ संस्कृति स्थल था। ए का चौथा, बालाथल का आहड़ संस्कृति स्थल। भीमबेटका कहाँ था? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। खोजकर्ता कौन था? वीएस वाकणकर, जिसको पाषाण काल का पितामह बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। बुरजोम कश्मीर का एक नवपाषाण कालीन क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन में से बन गए यहाँ पे। अगर 100 क्वेश्चन होते तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे निश्चित ही आते हैं, और आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। कॉमन बातें आप एक बार यहाँ पे देख लो दोस्तों। फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। फर्स्ट यूनिट सिलेबस में हम देखते हैं, उसमें सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में जो सिलेबस में मेंशन है पूरा, वो यही है, महापाषाण, नवपाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो भाई, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह था? कौन सा नगर एक हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह था? कौन सा? सुतकांगेडोर, मुंडीगाग, सोतुरगुई, नौसारो। यहाँ पे आपका काम क्या बन सकता है हड़प्पा से संबंधित? जैसा अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों क्या काम करना चाहिए आपको? यहाँ पे एक काम मेरे कहने से ये करना चाहिए दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर जो जो स्थल है एक बार लिस्ट बना लीजिए। 3-4 स्थल है, सोतुरगोई, मुंडीगाग, ये जो स्थल है आप इनको देख लीजिए एक बार, है ना भाई। आप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो जो स्थल है आप उनको एक बार देख लीजिए, है ना। सिंध प्रांत के जो जो स्थल है आप एक बार अपनी बुक से जो आपने पढ़ रखा है एक एक को अगर यहाँ पे डिस्कस करें दोस्तों, तो पूरी वीडियो एक क्वेश्चन में ही समाहित हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं चाहता, ये चाहता हूँ भाई पूरा क्वेश्चन भी मिल जाए और आपकी बात भी बन जाए, क्योंकि पढ़ तो आप भी रहे अगर आप अच्छे से सीरियस होकर आप एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हरियाणा के अंदर कौन कौन से सिंधु घाटी स्थल पाए गए हैं मुख्यतः आपको पता होना चाहिए भाई। बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल, सिसवल, मिथातल, बालू, ये तो मुख्यतः थे, और इसके अलावा भी थे। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं दोस्तों, है ना, पता होना चाहिए भाई। तो ये चीजें आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन बन चुका है, इसमें अफगानिस्तान दे दिया है, आगे आपसे बलूचिस्तान भी पूछ लिया जाएगा, या पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, हिंदुस्तान का पंजाब प्रांत, राजस्थान, गुजरात भी पूछ लिया जाएगा। गुजरात में स्पेशली आपको याद रखना है भाई, कच्छ के जो क्षेत्र थे, कच्छ के जो क्षेत्र थे, मतलब कि जैसा कि धोलावीरा, सुरकोतड़ा, देसलपुर, ये कच्छ के थे। और अन्य जितने भी गुजरात में है ना, अन्य जितने भी गुजरात में है, रोपड़ है, रोजदी है, या लोथल है, जो भी है वो कौन से है, वो खंबात की खाड़ी में है। तो आपको ये इन तीनों को याद रखना है। कौन से को? जो कहां पे पाए गए थे? कच्छ की खाड़ी वाले, है ना। आगे तो आप बता ही दोगे भाई ये गुजरात के ये स्थल है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से यहां से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा, आप ये 5-7 स्थल कर लो, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, चनूदड़ो, धोलावीरा, है ना, ये स्थल कर लो आप। यहां से डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा भाई इनसे संबंधित कुछ ना कुछ विशेषता आपसे पूछ लिया जाएगा। ये कब्र कहां से मिली है, आपसे पूछ लिया जाएगा ये सुनामी का साक्ष्य कहां से मिला है, आपसे पूछ लिया जाएगा लकड़ी की नाली कहां से मिली है, आपसे पूछ लिया जाएगा ये प्रस्तर उपकरण कहां से मिला है, आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि मृतकों का टीला किसको बोला जाता है, मृतकों का रेगिस्तान का बगीचा किसको बोला जाता है। कालीबंगा नहीं लगा देना है, कभी रेगिस्तान सुन तो राजस्थान का कालीबंगा लगा दो, नहीं, मोहनजोदड़ो को बोला जाता है ना, ठीक है दोस्तों। टापुओं का शहर किसको बोला जाता है, इनमें से कितने नगर, मतलब जो स्थल तो बहुत पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन नगरों की संख्या कितनों की दी गई है, ठीक है। अगर आप इस पे काम करोगे निश्चित फायदा मिलेगा। तो हड़प्पा जो व्यापारिक जो बंदरगाह था अफगानिस्तान का, वो कौन सा था? सुतुरगुई। कौन सा था दोस्तों? सुतुरगुई था। आपको एक बात और पता करनी है यहाँ पे, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये ओक्सई, ये सुतुरगुई जो था ओक्सस और कोक्चा नदियों के बीच में था। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है, यानी कि घग्गर नदी के किनारे है, आलमगीरपुर जो कि मेरठ का सबसे पूर्वी स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे है, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र का सबसे जो दक्षिण स्थल है वो परवरा नदी के किनारे है, मांडा जो है चिनाब, मतलब जो मांडा स्थल है सबसे भारत का, अगर पूछे भारत का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। आपसे पूछे सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर यानी कि दासक नदी के किनारे है। तो सारे के सारे स्थल है, एक बार इनकी नदी भी आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने इंपोर्टेंट जो थे आपके सामने बता दिए, ठीक है दोस्तों। तो सुतुरगुई, ओक्सस और काकसे नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। तो व्यापारिक बंदरगाह कहाँ का था
ये था अफगानिस्तान का। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन बन गए भाई फर्स्ट यूनिट से। 10 क्वेश्चन का एक लिमिटेशन होती है भाई, कभी हो जाता है कि भाई 10 की जगह 12 आ गए या 10 की जगह 8 आ गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, नवपाषाण, मध्य पाषाण से। पहली यूनिट की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आपसे साहित्य से पूछा जाएगा, साहित्य, स्वदेशी साहित्य से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, बिल्कुल 100%। यूनानी, अरबी, चीनी विद्वानों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहां से वैदिक काल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम बौद्ध धर्म, जैन धर्म से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे आप काम करें, निश्चित ही आपको इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ करता है? महावंश करता है, महावग्र करता है, दीपवंश करता है या महावस्तु? महावग्र करता है। कौन सा भाई? महावग्र जो है बौद्ध ग्रंथ में बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है। बिंबिसार कौन से वंश से संबंधित था? इसके पुत्र का क्या नाम था? तो इसका आप कमेंट में आंसर दोगे, मैं तभी मानूंगा आपने ये वीडियो लेक्चर देखा है। अगर आप बिंबिसार कौन से वंश से संबंधित था और कौन से इसके पुत्र का क्या नाम था, अगर आपको इसका पता होगा तो कमेंट में आप आंसर इसका दोस्तों जरूर देना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित किस हिंदू यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण और बलराम की आकृति बनी हुई थी? कौन सा वो हिंदू यूनानी शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे जिस पर कृष्ण और बलराम की आकृति थी, दोनों भाइयों की आकृति थी? मिनांडर या अगोथोकिल्स या हेलियोलिक्स या आर्केबियस? ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा था? वो था अगाथोकिल्स। दोस्तों मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी जब ये पेपर शुरू करने से पहले कि भाई कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत बच्चों वाले मिलेंगे, वो तो आपको गलत करने नहीं है, कुछ मीडियम स्तर के मिलेंगे, आप उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन कुछ जो बिल्कुल अजीबोगरीब मिलेंगे वो सबके लिए बराबर है दोस्तों। ठीक है, आप ये परेशान नहीं होना भाई। अब लास्ट टाइम में तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कोई क्वेश्चन अगर आप कहीं से भी सोशल मीडिया से, फेसबुक वगैरह से आप देख रहे हैं ग्रुप में या कहीं से भी देख रहे हैं, वो क्वेश्चन आप पे नहीं बनता है तो आपको माइंड कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन भाई, नागों से संबंधित निम्नलिखित किस स्थल पर नागराज दधिकरण का मंदिर स्थित है? आपसे पूछा गया नागराज दधिकरण का मंदिर किस जगह पे स्थित है? पद्मावती, कांतिपुरी, मथुरा, राजगृह? नहीं भाई, नागराज दधिकरण का मंदिर जो है वो मथुरा में है। आप एक सिंगल वर्ड से देखो भाई, नागराज दधिकरण का मंदिर कहाँ पे? मथुरा में है। ठीक है भाई, ऐसी इस तरीके से पढ़ना है पेपर कि दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में डेली एक एक पेपर ऐसे ही एनालिसिस करते रहिएगा भाई। ठीक है, नागराज दधिकरण का मंदिर मथुरा में है। कौन से पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की जो सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया है? बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित, वायु पुराण में। सारे के सारे पुराण देख लो भाई, वायु पुराण में क्या है, भागवत पुराण में क्या है, कुरुम पुराण में क्या है, गरुड़ पुराण में क्या है, मत्स्य पुराण में क्या है दोस्तों, एक बार देख लो मोटा मोटा सा। आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है वायु पुराण से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पुराण से क्वेश्चन बनता है, आप एक बार उसको देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसमें बोला गया है भाई बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया है। कौन से पुराण की बात कर रहा है? ये वायु पुराण की यहाँ पे चर्चा कर रहा है दोस्तों। निम्नलिखित किसी स्थल से शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? शिव की किस स्थल से सबसे प्राचीन जो लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां से हुई है? गुड़ी मल्लम से। कहां से हुई है? गुड़ी मल्लम से हुई है दोस्तों। कहां से? गुड़ी मल्लम से, ना कि भोजपुर, कांची और खो से। सबसे प्राचीन शिव की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, ये बात जो हो रही है ये धर्म से संबंधित भी हो रही है। यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट यूनिट में आपको देखो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म और उसके अलावा जो शैव धर्म से भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? भित्ति चित्र, दक्षिण भारतीय मंदिर की बात कर रहा है ये। दक्षिण भारतीय मंदिर यानी कि वहां पे द्राविड़ शैली की बात कर रहा है। कौन से दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? नर्तमलाइका विद्यालय चोलेश्वर मंदिर। नर्तमलाइका विद्यालय चोलेश्वर मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित पाल राजाओं को तिथि क्रमानुसार लिखे दिए गए कूट में सही उत्तर मिलाइए। ये पाल शासकों का क्रम पूछा गया है आपसे। कौन से शासकों का? पाल शासकों का। आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, कमेंट में छोड़ना अगर आपको जानकारी है कि कौन से शासकों का क्रम, राष्ट्रकूट
और गुर्जर प्रतिहारों के शासकों का क्रम। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप, मैं तभी मानूंगा भाई जब आप कमेंट में इसको छोड़ोगे भाई गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्रम ये था और राष्ट्रकूट का ये था, पाल का ये था, क्योंकि इन तीनों के बीचों में संघर्ष हुआ था। किनके बीचों में? राष्ट्रकूटों के, पालों के और गुर्जर प्रतिहारों के। ठीक है, तो ये पाल का है, आपको राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों का देना है। तो दोस्तों पालों का भी आपको पता है ना, सबसे पहले इसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल था। आपको मालूम नहीं है भाई राज्यपाल कब आया था, नारायण पाल कब आया था, देवपाल, लेकिन गोपाल संस्थापक तो आपको पता ही है भाई। राष्ट्रकूटों का संस्थापक ये था, चालुक्यों का संस्थापक ये था, चोलों का संस्थापक ये था, और पल्लव या अन्य जो वंश थे, क्षेत्रीय जो रीजनल किंगडम आए थे, उनका जो संस्थापक जो था, उसके संस्थापक भाई ये थे। कलचुरी के जो चेदी थे उसके संस्थापक ये थे। तो संस्थापक पाल वंश का गोपाल था। तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन से हम सारे के सारे को हटा सकते हैं। पाल वंश, गोपाल के बाद देवपाल आया, देवपाल के बाद नारायण पाल और फिर राज्यपाल आया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सारे के सारे पाल वंश भी आप एक बार दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, ये तो पूछ लिया गया है। और कोई से रीजनल किंगडम के उत्तराधिकारी भी आपसे पूछे जाएंगे, क्रम ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ आपसे यहाँ चिकित्सा सार संग्रह ग्रंथ दिए गए हैं और उनसे संबंधित लेखक भी दिए गए हैं। कौन कौन से? चिकित्सा से संबंधित, कानून से संबंध भी दी जा सकती है, चिकित्सा संबंधी दिए जा सकते हैं, नाट्य शास्त्र से संबंधित भी दिए जा सकते हैं, कोई सी भी कला से संबंधित दिए सकते हैं। तो भानुमति जो थे वो किससे संबंधित है? चक्रपाणि दत्त। किसकी रचना है? भानुमति चक्रपाणि दत्त की। शालिहोत्र किसकी रचना है? भोज की। वृक्ष आयुर्वेद किसकी रचना है? सुरेश्वर की। चिकित्सा सार संग्रह किसकी रचना है? वंगसेन की। चिकित्सा सार संग्रह किसकी रचना है? वंगसेन की। वृक्षायुर्वेद सुरेश्वर की। शालिहोत्र भोज की। भानुमति चक्रपाणि दत्त की दोस्तों। ठीक है, ये सारी की सारी रचना आप एक बार देख लिए दोस्तों। अगर विस्तार से करेंगे ना तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, टाइम अपने पास कम है, मैं चाहता हूं इस एग्जाम से पहले ही आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाए दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर देख लो अभी क्या है? भानुमति का चक्रपाणि दत्त, यानी कि पहले का पहला। शालिहोत्र का भोज तीसरा, यानी कि इसका राइट आंसर है भाई डी। क्या है? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12th क्वेश्चन क्या था? कुछ राजा दिए गए हैं, उनसे संबंधित राजवंश दिए गए हैं। जो मैं बोल रहा था ना बच्चों वाले क्वेश्चन, ये वही बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। बीच में एक दो आया था पापा क्वेश्चन भी, जो अच्छा क्वेश्चन था। करिकाल, ये उद्यन जेराल किससे संबंधित था भाई? बताओ, उद्यन जेराल किससे संबंधित था? चेर था, चोल था, पांड्य था, किससे संबंधित था? बताइए भाई, आप आंसर दीजिए। उद्यन जेराल जो था ये चेरों से संबंधित था, चेर वंश का था। करिकाल जो था चोल वंश से था। नेद्यान जो था पांड्य से था। और सिंह विष्णु जो था पल्लव से था। तो आप आंसर लगा दीजिए आसानी से। उद्यन जेराल चेर से था तो पहले का आंसर ए। ठीक है, करिकाल जो था चोल था, नेद्यन जो था पांड्य था, और सिंह विष्णु जो था पल्लव था। ये रीजनल किंगडम के हैं दोस्तों, रीजनल किंगडम। ठीक है, 10 क्वेश्चन बनते हैं, 3rd यूनिट मेंशन है रीजनल, इसमें रीजनल किंगडम में। तो ये आपको सामने कुछ कथन दिए गए हैं, आपसे उनको उनके पुस्तक से उनसे संबंधित है। ये विधि से संबंधित सारी, ये पुस्तक जो है ये विधि से संबंधित है, कानून से संबंधित है। जीमूत वाहन की कौन सी पुस्तक है भाई? दाई भाग है। जीमूत वाहन की दाई भाग है। गोविंद राज की कौन सी है? मनु टीका पे लिखी थी गोविंद राज ने। विज्ञानेश्वर ने कौन सी लिखी थी भाई? मिताक्षरा। देवण भट्ट की स्मृति चंद्रिका। ये 4 तो मैंने बताई, 4 इससे पहले भी आई थी दोस्तों, 8 तो यही होगी। ठीक है, तो आप पूरी की पूरी लिस्ट जो है इनकी साहित्य से संबंधित वो आप कर लीजिए ना, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सअप करिए, मैं सेंड करूंगा आपके पास। ठीक है, जीमुतवाहन, दाई भाग, गोविंदराज, मनु टीका, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, देवण भट्ट, स्मृति चंद्रिका। तो राइट आंसर क्या हुआ? पहले का सी, यानी कि पहले का तीसरा। तो एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से ही सारा का सारा वो पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले। अगर आपको चारों की भी जानकारी नहीं है, एक की जानकारी है, तो आप एक क्वेश्चन से पूरे के पूरे पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन में भाई, कुछ लेखन है उनसे संबंधित कुछ विधि संबंध। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, आप इसको देख लीजिए भाई। नागर, ये कुछ लेखन, ये शैली है भाई, ना कि लेखन। ये क्या है? ये शैली है। नागर शैली कौन सी थी भाई? नागर शैली थी जो सोनक का जो नीलकंठ महादेव मंदिर था वहां पे जो पाई गई थी, वो नागर शैली थी दोस्तों। ठीक है, द्राविड़ शैली कौन सी थी? द्राविड़ शैली थी एलोरा का कैलाश मंदिर, यानी कि दक्षिण भारत में ही तो थी द्राविड़ शैली, और नागर शैली थी उत्तर भारत में। और चालुक्य,
चालुक्य जो शैली थी वो थी लक्कुडी स्थित जैन मंदिर जो पाया गया था वो चालुक्य शैली से संबंधित था। विजातीय जो मंदिर था पहाड़पुर स्थित मंदिर विजातीय मंदिर था दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका भाई, नागर जो था वो किससे संबंधित है, सोनक का नीलकंठ महादेव मंदिर, यानी कि पहले का तीसरा। आपको दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है अगर आपको एक भी ऑप्शन की जानकारी है, आप बिल्कुल थोड़े से भी सीरियस है नेट एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से इसको दोस्तों कर सकते हैं। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 क्वेश्चन और आंसर दो एक बार आप इसका, अच्छे से ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन का आंसर आप दो जल्दी से। यहाँ पे कारण दिया गया है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अगर कारण कथन की पुष्टि करता है तो ये दोनों क्वेश्चन कथन कारण से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन मैचिंग से बनते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और सबसे इजी पड़ते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों वो हार्ड होते हैं, आप ये बात मान के चलना। वन लाइनर क्वेश्चन हार्ड होते हैं और मैचिंग और कथन कारण के क्वेश्चन ईजी होते हैं अगर आप बशर्ते उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो कथन पढ़ लेते हैं एक बार भाई। गुप्तोत्तरकालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामांकन जो था इस क्षेत्र विशेष में राज्य कर रहे राजवंश के नाम पर आधारित था। बिल्कुल सही बात है, आप इस चीज देखते भी हो भाई, उनका नामकरण उनके क्षेत्रवंश से संबंधित ही था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। गुप्तोत्तरकालीन राजवंश के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। एकमात्र नहीं भाई, इनके अलावा भी तो और अन्य जो वंश थे उन्होंने भी तो कला को संरक्षण दिया था। ऐसा तो नहीं है भाई गुप्तोत्तरकालीन जो शासक थे उन्होंने दिया ना, इसके अलावा जो क्षेत्रीय राज्य थे, आपको ही पता है भाई गुप्तोत्तर के बाद, मतलब इसमें गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर के बाद ये जो सारे रीजनल किंगडम आए सभी के सभी कला पे प्रोत्साहन देते थे। तो ऐसा नहीं है ना भाई ये गुप्तोत्तरकालीन राजवंशी देते थे ना, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड इसका आंसर हुआ दोस्तों। 16 क्वेश्चन देखो एक बार भाई। अल बरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे, ये शब्दावली से आ गया है, शब्दावली से। अल बरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे, ये आपके लिए हार्ड हो सकता है। हार्ड का मतलब आपसे कथन और कारण के क्वेश्चन बनने पूछे जाते हैं, वो इजी है। आप उनको एक का नहीं पता है तो दूसरे का पता होगा, मैचिंग में भी आपको एक का नहीं पता है तो दूसरे का पता होगा, लेकिन इसमें तो आपको अंतज पता ही होना चाहिए। अंतज जो होता था शूद्रों का, शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ को क्या बोलते थे, अंतज बोलते थे। शूद्रों से भी निम्न 8 शिल्पी लोगों का एक संघ था जिसको क्या बोलते थे, अंतज बोलते थे, अल बरूनी के अनुसार। ये अल बरूनी आपको कहाँ करना चाहिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट हुई थी सबसे पहले बोला था, यूनानी, चीनी और अरबी जो लोग हैं उनको कर लो एक बार। यूनानी विद्वान, चीनी विद्वान और अरबी विद्वान, ये अरबी था, ठीक है। इलबारी वंश से जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिजदा और पाबोस किसने शुरू कराया था, बलबन ने। किसने कराया था दोस्तों, बलबन ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था, इसका उत्तराधिकारी मतलब कौन था, 6 महीने बाद कौन बन गया था, इल्तुतमिश की मृत्यु के 6 महीने बाद, ठीक है। बलबन भी इसी चालीसा का सदस्य था, यही असली शासक होता है, इसने ही सिजदा और फोबोस की शुरुआत की थी, ठीक है दोस्तों। बैराम शाह का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन गुलाम वंश का शासक है, ठीक है। कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कथन और कारण से संबंधित है। तुर्कों के भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। पहला कथन है, उन्होंने जियोमेट्रिक एवं फूल पत्ती की आकृतियों और फलक पर कुरान की आयतों को अंकित किया। बिल्कुल सही बात है, कौन सी, इन्होंने फूल और पत्तियों पर विशेष बढ़ावा दिया है और इन्होंने मानवीय जो पशु और आकृति थी इनको विशेष बढ़ावा नहीं दिया है। तो ये दोनों, पहले में नहीं है बोल रहा है, इसमें है, तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि कारण जो है कथन की पुष्टि कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों। 19th क्वेश्चन देखो एक बार। 19th क्वेश्चन क्या था भाई, सूची 1 थी, सूची 20 थी, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन। जो बच्चे रेगुलर मेरे से क्लास ले रहे हैं दोस्तों, लाइव क्लास में जो पेड क्लास जो हो रखी है, मैं उनसे बोलता हूं भाई ये स्रोत नहीं छोड़ने हैं, चाहे सल्तनत के हो या मध्यकाल के हो या कहीं से भी आपको स्रोत मिले तो स्रोत तो नहीं छोड़ने हैं। अगर आपको देखो भाई, नॉर्मल सी बात है, आपको सारों का नहीं पता है इसमें, लेकिन तारीख फिरोज शाही का पता है आपको,
बहुत मतलब फेमस व्यक्ति था ये तो। कहाँ पे? सल्तनत पीरियड में। उससे फिरोज शाह बर्नी संबंधित, तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है। आपको पता है तबकात नासरी इल्तुतमिश से संबंधित, मिनाज सिराज। आपको पता है आदाबुल हर्ब व सुजात, फकरे मुदब्बिर, यानी फकरे मुदब्बिर किससे संबंधित था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित था। आपको पता होना चाहिए हसन निजामी किससे संबंधित था, मिनाज सिराज किससे था, या इसामी किससे था, इसामी ने अपनी बुक को किसको समर्पित किया, या ये है ना सभी के सभी। और आपके लिए ये एक नई पुस्तक थी तारीख जांगूसा। नहीं पता तो क्या पता, कोई बात नहीं, 3 का तो पता है, आप तीनों से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तारीख जांगूसा का जो लेखक था वो कौन सा था? अता मलिक जुवेनी। कौन? अता मलिक जुवेनी। तो राइट आंसर क्या हुआ? आदाब उल हर्ब व सुजात का लेखक फकरे मुदब्बिर, यानी कि पहले का चौथा, पहले का चौथा, यानी कि इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। तबगात नासरी मिनाज सिराज, यानी दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 20th क्वेश्चन। इसमें कुछ सूची 1 है और सूची 2 है। कुछ इसमें शब्दावलियां दी गई है, उन शब्दावलियों को मैच कराना है। भाई इक्ता ए तमलीक किसको बोलते थे? इक्ता ए तमलीक किसको बोलते? वंशिया इक्ता को बोलते थे, इक्ता ए तमलीक। मजलिस खलवत किसको बोलते थे? राजा और उच्च अधिकारियों के बीच में गुप्त बैठक होती थी, उसको मजलिस खलवत बोलते थे। महसूल क्या होता था? महसूल होता था प्रांत की कुल आय। महसूल क्या होता था? प्रांत की कुल आय। और इक्ताए इस्तिगाल क्या होता था? लघुकालिक फौजदारी होता था। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ भाई? इक्ताए तमलीक वंशीय इक्ता, यानी कि पहले का चौथा, पहले का चौथा, यानी मजलिस खलवत, राजा और उसके उत्तराधिकारियों के बीच गुप्त बैठक, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला। तो इस राइट आंसर क्या हुआ इसका दोस्तों? इसका राइट आंसर हुआ बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर देने का ट्राई कीजिए दोस्तों। ठीक है। सिकदार क्या था? सिकदार क्या था? प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। और किसके प्रशासन से संबंधित? शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। प्रशासन आपका शेरशाह का हो, अकबर का हो, या किसी भी सल्तनत काल शासन का हो, आपको प्रशासन तो पढ़ना ही चाहिए। सिकदार जो होता था परगना स्तर का एक सैन्य अधिकारी होते थे। सिकदार परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, यानी कि जिले से नीचे होता था। आपको पता है भाई इसके शेरशाह सूरी के समय में सिकदार सिकदारान होता था जिले में, जो सैनिक कार्य संभालता था। और जो न्यायिक कार्य संभालता था उसको बोलते हैं मुंसिफ मुंसिफान। और उसके नीचे जो होता था सिकदार जो होता था वो परगने में होता था, सैनिक कार्य जो संभालता था। और मुंसिफ जो होता था वो न्यायिक कार्य संभालता था। तो सिकदार क्या हुआ? परगना स्तर का सैन्य अधिकारी हुआ। 22 क्वेश्चन देखो दोस्तों। कथन और कारण दिए गए हैं भाई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म में जोड़ने में रहा। मध्यकालीन की बात कर रहा है भाई, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, है ना। इन लोगों ने क्या काम किया? क्या काम किया इन्होंने? भाई बौद्ध धर्म उस समय तक बिल्कुल ही किनारे पे हो गया था। इन व्यक्तियों ने हिंदू धर्म को उसमें समाहित करने का काम किया। बौद्ध और जैन मत को हिंदू धर्म में जोड़ने में सफल रहे ये सारे लोग, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारण देख लो। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। बिल्कुल हो गए भाई, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से बाहर चला गया था। दोनों के दोनों कथन सही है और इसकी ये सही व्याख्या भी करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी, कौन से सिलसिले की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है कि भाई शेख नूरुद्दीन ने कौन से संस्था उसकी स्थापना की थी सिलसिले की? कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी। कहाँ पे? कश्मीर में। कौन से सिलसिले की? ऋषि सिलसिले की स्थापना इसने की थी कश्मीर के अंदर दोस्तों। ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके अलावा कौन कौन से चिश्ती संत थे, कौन कौन से अन्य भक्ति संत थे। ठीक है भाई, पूरे के पूरे चिश्ती सिलसिला आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया वाला है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये फरीद वाला, काकी वाला, नागौरी वाला, है ना। स्वारवर्दी पता होना चाहिए, बहाउद्दीन जकारिया स्पेशली आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी? नहीं, शरीयत से इसके अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती थी। उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकता था, ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। छोड़ सकता था ना, छोड़ नहीं सकता था क्या मतलब है? उलेमा के सुल्तान को देवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा दी थी? नहीं। तो इनमें से तो कोई सा भी कथन सही नहीं है भाई, कोई सा भी कथन सही नहीं, सही है पूछा गया है ना। तो ये तीनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी इसका दोस्तों राइट आंसर हुआ। तो 25 क्वेश्चन देखो।
उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। बहमनी साम्राज्य का मैं आपको स्पेशली बोलता हूं, जो बच्चे लाइव क्लास लेते हैं, भाई सबसे पहले जब मैंने विजयनगर और बहमनी पढ़ाया था, पूरा एक दिन लगा दिया था, पूरा का पूरा एक दिन लगा दिया था। भाई विजयनगर के यात्री पढ़ने हैं, बहमनी के जो यात्री पढ़ने हैं ना, कि किस तरीके से पढ़ने चाहिए, भाई हमें पता होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन विदेशी यात्री आते हैं। निकोलो कोंटी आता है, अब्दुल रज्जाक आता है, निकितिन आता है, बारबोसा आता है, बारथेमा आता है, डोमिंगो पायस आता है, नूनीज आता है, सीजर फ्रेडरिक आता है। ये 8 व्यक्ति है जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी में जो आते हैं विदेशी यात्री। सबसे पहले तो उनका ऑर्डर याद होना चाहिए, मैंने आपको ये ऑर्डर से बताया है। फिर इनके बाद आपको पता होना चाहिए इनमें से अरबी कौन था, यानी अरब से कौन था, यानी अब्दुल रज्जाक था। रूसी कौन था, निकितिन था। इनमें से 3 व्यक्ति कौन से इटली से थे, 3 व्यक्ति कौन से पुर्तगाली से थे। आपको इस बात का पता होना चाहिए दोस्तों। इनमें से किसने सती प्रथा का वर्णन किया, किसने घोड़ों के आयात का वर्णन किया, इनमें से किसने यहाँ पे वेश्यालयों का वर्णन किया। भाई वेश्या